हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और सेंटर ऑफ मास के डिस्कशन के दूसरे पार्ट में आप सबका वेलकम है। हम लोग पिछले दिनों जहाँ तक क्वेश्चन देखे थे उसके आगे के क्वेश्चंस आज देखेंगे। और सेंटर ऑफ मास चूँकि फिजिक्स जितना है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा ज़्यादा इसमें दिखने लगता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आराम से एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं और सेंटर ऑफ मास को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिछले दिन से अब आगे की तरफ। मेटल रॉड है, वन मीटर दे रखा है, ठीक है। 90 डिग्री पे जो मोड़ दिया गया जल्दी, तो ये छोटी सी बात है। इस तरह के क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं, इसलिए जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। मेटल रॉड है और अगर इसको 90 डिग्री पे ऐसे जोड़ दिए तो आप जानते हैं इधर भी L/2 हो जाएगा, इधर भी L/2 हो जाएगा। ठीक, इनका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इस आधे का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, मतलब L/4 पे आएगा, इधर भी L/4 पे आएगा। ठीक, इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में होगा और ये बीच यहाँ से होगा, तो ये बाइसेक्टर होगा एंगल का, 45 डिग्री पे होगा। ठीक, और ये L/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो दूरी है कितना हो जाएगा, वर्टेक्स से मतलब ओरिजिन से पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये दूरी तो एकदम आसान है, ये 45 डिग्री है, तो बाइसेक्टर तो है ही। और 45 डिग्री के आप कहेंगे कि ये जो S दूरी आ रहा है, XY यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो कहाँ है दूरी, एंगल से खाली ये पूछ रहा है, कोने से। तो आप कहेंगे L/4 cos 45 डिग्री। आप जानते हैं cos 45 1/√2 होता है, तो नीचे 4√2। 4 पार्टिकल हैं, 2, ये 4 और ये 1। M4 का नहीं दिया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि M4 कितना होना चाहिए कि सेंटर पर ही आए, M4 कितना होना चाहिए कि सेंटर पर ही आए। क्लियर? तो आपको दिख रहा होगा कि सेंटर पर आने के लिए X वाले में भी कहानी सेम होना चाहिए और Y में भी कहानी सेम होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ पिछले डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए कि अगर X की बात कर रहा हो तो Y वाले को चिपका दो एक साथ, M1 M2 का खेल हो जाएगा। और अगर Y की बात कर रहा है तो X वाले को चिपका दो। तो जरा देखो तो दोनों में लिख के, अगर इसको यहीं पे लाना है तो आपको पता है कि बीच में लाने के लिए X पे उधर भी उतना ही होना होगा, इधर भी उतना ही होना होगा, तो Y पे भी इधर उतना इतना होना, तभी तो बीच में आएगा। एनीवेज, तो आप क्या कहेंगे, M1R1 = M2R2। तो चलिए X के लिए M1 ये दोनों लेंगे आप, M4 + 2 इंटू, दूरी तो सबका सेम होना है तो वो कटने जा रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लो लिख देते हैं यार। उधर से देखो, M4 + 2 था तो उधर 1 + 4, R से R कट गया, अगले वाले इक्वेशन में नहीं लिखेंगे R। तो हम कहेंगे M4 को होना होगा 5 - 2 = 3 kg। बहुत बढ़िया। तो अगर M4 3 kg का होगा तब X ठीक बीच में आएगा। क्लियर? लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो 2 डायमेंशन में जा रहा है, तो इसलिए आपको Y निकालना ही पड़ेगा। तो अब कहिए Y में, तो ये था X में, अब Y में देखिए। अब तो Y में क्या करेंगे कि X वाले को चिपका देंगे, तो एक तरफ हो जाएगा 2 + 4 और उधर M4 + 1, तो M4 + 1 और इधर हो जाएगा 2 + 4, इसलिए M4 = 2 + 4 6 - 1 = 5 kg।
तो एक तरफ से आ रहा है 5 kg और एक तरफ से आ रहा है 3 kg, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो अगर आप इस तरह से 1, 4 और 2 को आपने सजा रखा है तो M4 का कोई एक वैल्यू नहीं आ रहा है जिससे कि इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आए, ठीक? तो इसका सॉल्यूशन नॉट अवेलेबल, नॉट पॉसिबल। डिस्क है, रेडियस r/3 कट कर दिया गया, बड़े वाले r से है, बहुत बढ़िया। सच दैट द टू डिस्क, ठीक है ना, सेंटर मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम इट्स सेंटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखिए रिमेनिंग डिस्क जितना पीछे खसक जाएगा, ये मैंने जब आपको पढ़ाया सेंटर ऑफ मास शुरू के 1-2 लेक्चर्स में, तो उसमें ये बात ऑलरेडी अच्छे से ऐसे क्वेश्चन भी लिए थे, जल्दी कर लेते हैं इसलिए। अगर ये आ जाता है पूरा डिस्क तो सेंटर पे हो, ये डिस्क को हटा दिए तो सेंटर से बचा हुआ पार्ट का इधर आ जाएगा। तो अगर इसको हम M1 कह दे बचे हुए पार्ट को, तो जो निकाल लिए हैं वो M2 हो गया, ठीक है ना। तो M2 का अपना सेंटर ऑफ मास ये है और M1 का अपना सेंटर ऑफ मास ये है, दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास ये है। तो हम फिर से वही लगाएंगे M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, तो हम कहेंगे यहाँ पे M1x इज इक्वल टू M2। और जरा देखिए तो ये सेंटर से ये कितना दूर है, तो ये देखिएगा r/3 कट, इसका अपना रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक r/3, ये बचा हुआ पार्ट कितना है, तो बचा हुआ पार्ट जो है पूरे रेडियस में से ये वाला पार्ट घटा देंगे, ये वाला पार्ट घटा देंगे, तो कितना आएगा। तो उस सबसे अच्छा तो ये है कि पूरे रेडियस में से ये वाला पार्ट खाली घटा दीजिए, लास्ट में r/3, यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये वाला हमें चाहिए तो r/3 घटा दीजिए, तो r माइनस r/3, तो ये हो जाएगा 2r/3, तो 2r/3। अब खाली हमको M1 और M2 में हिस्सा कैसे लगा है वो देख लेना है। तो हिस्सा ये लगा है कि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, इसलिए हम इसका मास अगर कैपिटल M मान लिए तो पूरा एरिया जो था वो πr² था, ठीक। तो मास पर यूनिट एरिया ये हो गया। जो छोटा वाला आपने जो निकाला है उसी को ना M2 कह रहे हैं आप, तो ठीक है, उसका उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके अपने एरिया से। मास पर यूनिट एरिया इतना था, इसको जिस एरिया से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आ जाएगा। तो इसका कितना आ रहा है देखिए, पाई r/3 का स्क्वायर मतलब r²/9, ठीक। पाई r² काटिए, ठीक, ये m/9 है और यही हमारा M2 है। हमको जैसे ही पता चल गया कि M2 m/9 है, तो इसका मतलब है कि M1 जो होगा वो m माइनस m/9 हो जाएगा, मतलब 8/9m हो जाएगा। चलिए, तो M1 हो गया 8/9m, x इज इक्वल टू उधर m/9 2r/3, ठीक। m/9 कट गया, 8x इज इक्वल टू 2r/3, इसलिए इज इक्वल टू 2r/8 इंटू 3, 2r/24, r/12 आंसर। एक बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कट कर रहा है कुछ, देखिए सब। और फिर से आप वही सोचेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही सोचना है कि ये जो काट के निकाला गया है उसको वापस लाके लगा दे, तो फिर से सेंटर ऑफ मास सब कंपोजिट सिस्टम का इसके सेंटर पे होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो काट के निकाला गया है उसको कुछ मास, उसको अगर M1 बोलेंगे तो इसको M2, एक को अलग मास दूसरे को अलग मास जैसा ट्रीट करेंगे। हमको पता है कि इसको निकाल देने पर लेफ्ट में घसक जाएगा, ठीक है। तो ये कितना घसक गया है फिर वही पूछ रहा है कुछ, और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में स्क्वायर प्लेट ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर, कहना स्क्वायर में अच्छा नहीं होता है, साइड 20 सेंटीमीटर हैज यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी, पार्ट ऑफ डायमीटर। डायमीटर जो काटा गया है ना, काटा गया, इसका ध्यान दीजिए, इसका रेडियस 4 आएगा और पूरा 20 था यहाँ से यहाँ तक,
out symmetrically as shown in the figure, the position of center of mass of the remaining portion is, ठीक, तो कुछ नहीं, यही x ही पूछ रहा है, x ही पूछ रहा है। तो बचा हुआ का O1 पे तो सवाल ही नहीं उठता है, O पे सवाल तो घसकेगा। अब घसकेगा कितना ये देख लेना है कि क्या 0.54 है क्या। चलिए देख लीजिए फिर से। तो मास पर यूनिट एरिया जो है वो मास और पूरे प्लेट को चिपका दीजिए। पूरे का मैंने मास कैपिटल एम लिया है, तब पूरे का एरिया 20 से ये 400, ठीक है ना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। व्हाटएवर जो निकाला गया है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो वो पाई आर कितना है, 4 है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। कर दिए, 16 से काटिए, 2 × 32 = 25, तो वो निकाले हुए पार्ट का निकल जाएगा। मैंने उसको M2 कहा और वो हो गया पाई m/25। तो जाहिर सी बात है जो M1 हो जाएगा वो m - पाई m/25, m1 - पाई/25, m25 - पाई/25, ऐसे करके हम छोड़ना चाहेंगे। और तब अब लिखना चाहेंगे M1 x1 जो कि x मैंने माना है, M2 और उसकी दूरी देखिए। अब इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, यहाँ से यहाँ तक 4, ठीक है ना, और कितना बचा तो कुछ नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 होता, सेंटर से 20 था तो ये 10 होता, 10 में से इधर 4 घटा दीजिए तो बच गया इधर 10 में से 4 गया 6। इसलिए x का वैल्यू M2/M1 × 6, M2 है पाई m/25, M1 है 25 - पाई/25, 25 से 25 कट रहा है, दिख रहा है, × 6। आगे बढ़ाइए जल्दी जल्दी, m से m भी काटिए, ठीक है। तो ऊपर में बच गया पाई × 6, नीचे में बच गया 25 - पाई। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना होगा, 6 × 18, ये 18.5 के आसपास में आएगा, और नीचे में 22 के आसपास में आएगा। चलो तो डिवाइड करेंगे तो ये 1 से थोड़ा सा कम आएगा, लगभग 0.8 0.9 के आसपास जाना चाहिए। ये 0.54 दे रहा है, इसलिए नहीं हुआ। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। मेटल डिस्क ले रहा है, रेडियस r है, और टेकन एंड आउट of it a disc of diameter r is cut। अच्छा, एक बार डायमीटर r दे रहा है और एक बार रेडियस r दे रहा है। चलिए तो कुछ नहीं, अरे एक बार बड़ा वाला है, इसमें से r/2 कट किया गया, बात खत्म। तो मास में कितना हिस्सा लगेगा जल्दी से बोलिए। तो आप कहेंगे सबसे पहले कैपिटल M, सिमिलर क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, जल्दी जल्दी। तो कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई, पूरे का रेडियस r था, ठीक है ना। अब छोटे वाले का r/2 है, तो m पाई r², और इसका हम मास निकालना चाहते हैं छोटे वाले का, तो उसका पाई r²/4 कर देंगे। और आपको दिख रहा है कि ये m/4 होगा। तो हिस्सा, चूंकि रेडियस को आपने आधा किया तो मास 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर से वैरी करता है। तो m/4 ये, और तब अगर ये m2 था तो और m1 हो जाएगा तब 3m/4 जल्दी, और तब जल्दी आप कर देंगे और कहेंगे कि सेंटर से किधर, वही कह रहा है ना, तो ठीक है, सेंटर से किधर, सेंटर से इधर घसकेगा कितना, x पे। तो आप कहेंगे m1 × x, m2 × अब इसका अपना सेंटर यहाँ से कितना दूर है,
अरे तो कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक r था, उसमें से r/2, तो ये भी r/2। m/4 काटिए, x इक्वल टू r/3 दूना 6। Body falling vertically downwards under gravity breaks in two parts, unequal masses. The center of mass of the two parts are taken together, shift horizontally towards. देखिए, कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है तो इस पे फोर्स सिर्फ नीचे की तरफ है, क्लियर। तो अब अगर ये रास्ते में ब्लास्ट हो गया, दो पार्ट में टूट गया, तो ब्लास्ट की वजह से इनका वेलोसिटी कुछ इधर भी आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और पहले से नीचे तो था ही, इसलिए इनका पाथ पैराबोलिक होगा और इनका भी पाथ पैराबोलिक होगा, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये जो फोर्स लगा है वो इंटरनल फोर्स था, तो इंटरनल फोर्स की वजह से क्या सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए आप न्यूटन्स लॉ जो लिखते हैं ना, वो कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो केवल एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास को हिला सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही है, कौन? ग्रेविटी। तो इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास इसी के बीच में रहेगा। ये जब यहाँ पहुँचेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ पहुँचेंगे यहाँ होगा। इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास ऐसे ही आ रहा होगा जैसा पहले आ रहा था, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो था उसके वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो एक्सटर्नल तो अभी भी वही है जो पहले था, फोर्स mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो कोई हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं होगा। दो बॉल है अनइक्वल साइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इक्वल मास आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर साइमल्टेनियसली विथ इक्वल स्पीड्स। एक को थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल एंड द अदर एट द सेम एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स इज। देखिए, एक को थीटा ऊपर फेंके, एक को थीटा नीचे फेंके। इनका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ था, जब ये आगे गए जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस प्रकार होगा। एक बार जैसे ही फेंक दिया गया तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक ही लग रहा है, कौन? mg। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। ये कैसा पाथ है? तो पैराबोला। तो सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं, आप इन दोनों को एक साथ मान लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही इसको फेंके ये आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद एक ही फोर्स लग रहा है, कौन? फिर कहिएगा mg। और mg की वजह से इनका सेंटर ऑफ मास एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे गिरेगा। एक मीटर की छड़ी है, मीटर स्टिक, प्लेस्ड वर्टिकली एट द ओरिजिन ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। जेंटल पुश दिए एक्स डायरेक्शन में, थोड़ा सा ऊपर से टप से मारे ऊपर वाले पार्ट को। व्हेन इट हैज फॉलन कंप्लीटली। अब आइए, देखिए कोई फ्रिक्शन नहीं है और रॉड खड़ा किया गया है यहाँ, इसको जस्ट डिस्टर्ब किया गया तो ये गिर गया, ठीक है ना, गिर गया। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, आप जस्ट डिस्टर्ब किए हैं, ध्यान रखिएगा। आपने ये नहीं कह रहा है कि आप इसको मार के आगे ले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब किए तो ये अनबैलेंस्ड है। बेसिकली हमने मोटी छड़ी बना दी है, ध्यान रखिए। ये पतली छड़ी ले लीजिए, थिन रॉड, और जैसे ही इसको थोड़ा सा टच करेंगे ये गिर जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, हमारे टच करने का मतलब ये नहीं कि हम उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो मेरा फोर्स को वहां पे नेग्लेक्ट कर देना है आपको। तो एक ही फोर्स है, कौन? mg। mg नीचे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, उसके वजह से सेंटर ऑफ मास mg
नीचे की तरफ है तो सेंटर ऑफ मास नीचे ही आएगा। तो अब जरा बताइए कि रॉड जब गिर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इसके ठीक नीचे ही होना होगा, यहाँ यहीं पे होना होगा। तो सेंटर ऑफ मास रॉड के तो बीच में होता है, तो इसलिए जब नीचे गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास बीच में, इसीलिए रॉड हो जाएगा ऐसे, रॉड हो जाएगा ऐसे। तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे ठीक नीचे आ जाएगा जब रॉड होगा ऐसे। तो क्लियर? तो होगा क्या, ये रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास वही रखने के लिए एक साइड को पीछे आना होगा, एक साइड आगे आना होगा, रोटेट कर जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि इसमें बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनेगा अगर आप रोटेशन में पूछा जाए आपसे कि कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा जिस समय ये गिर रहा होगा, तो बड़ी खूबसूरती से आप वहाँ कहेंगे कि ये L/2 है, H/2 अगर कह दे, या L/2 वॉटेवर, तो mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, mgh/2, ये जो एनर्जी चेंज आएगा ना, वही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, ½ I⍵²। ठीक? तो इस पे वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। (27) में दो बॉडी है M1 M2, वेलोसिटीज V1 एंड V2, कोलाइड एंड फॉर्म अ कंपोजिट सिस्टम। इफ M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर 0 आई, ये क्या बात हुई? तब तो ये इसमें तो कोई दिक्कत वाली ही बात ही नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ कंपोजिट सिस्टम, तब तो उनको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कंपोजिट सिस्टम में अगर जब ये आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि ये 0 है, देखिए M1 V1 प्लस M2 V2 ये 0 है, ठीक है ना। तो 0 बाई समथिंग इज 0, इसलिए उसको रुकना पड़ेगा। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है कंपोजिट सिस्टम का मतलब क्या, दोनों का मिला के जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है, ठीक, वो रुका हुआ होगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही है जी। ये देखिए इतना बराबर 0 का मतलब होता है M1 V1 बराबर माइनस M2 V2। जितना पॉजिटिव मोमेंटम उतना निगेटिव मोमेंटम। और ये इंटरनल फोर्स में ऐसा अक्सर होता है। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। बातें बढ़ाते हुए आगे बढ़ा जाए। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास हैव, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इक्वल मास बोलते ही अंडरलाइन कर दिया कीजिए। दोनों का XYZ दिया हुआ है। अच्छा, इसमें से कह रहा है कि ऑफ दीज वन पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी, उसके पास सिर्फ x में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड से, और जो दूसरा पार्टिकल है उसके पास सिर्फ y में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड से। बहुत बढ़िया, क्लियर। 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है कोऑर्डिनेट बताइए फिर से। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले वाले का सिर्फ x चेंज करेगा, दूसरे वाले का सिर्फ y चेंज करेगा। तो पहले वाले का x 6 था, 1 सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा तो उसका x 8 हो जाएगा, और y और z सेम रह जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे का जो है वेलोसिटी, केवल y चेंज होगा। तो ओह, गलत ले लिए ना, ये मैं दूसरे वाले का लिख डाला। पहले वाले का 4 4 6 था, तो वो x वाला खाली बढ़ जाएगा 2 मीटर आगे, तो 6 4 और 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा वाला 6 2 8 है, तो केवल y वाला बढ़ जाएगा 2 आगे, तो y वाला 2 है तो वो 4 हो जाएगा, और बाकी सब वही रह जाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास एट टाइम t बराबर, तो उस समय का सेंटर ऑफ मास निकालिए। इक्वल मास है जी, ठीक। तो तो आप एक साथ निकालने जा रहे हैं हम लोग तीनों का, इस बार XYZ लेके ही बनाते हैं। चलिए, तो जो R होगा, ये दोनों का मास m ही है, ले लेते हैं। तो आप कहेंगे 6I + 4J + 6K।
प्लस दूसरे वाले का 6i प्लस 4j प्लस 8k डिवाइडेड बाई दोनों का मास 2m। बहुत बढ़िया, एम से एम काटिए, आई से आई को जोड़िए जी, 6 12i प्लस 4 8j 14k डिवाइडेड बाई 2, 6i प्लस 4 j प्लस 7k। 4 7 आया, इधर 6 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं दिख रहा है। मैंने जो पहले बार इसको ले रहा था गलती से, तो वो मैंने करेक्ट किया है कि m1 का ये है, तो उसका मैंने केवल x में चेंज किया है, 6 4 6 किया है, बिल्कुल सही। दूसरे वाले का केवल y में चेंज करना है, तो 6 4 8 बिल्कुल सही लिया है। तो आंसर 6 4 7 होगा। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ध्यान रखिए, 6 4 7 ये आंसर होगा। कोई भी दिया हुआ आंसर करेक्ट नहीं है। 29 पढ़िए। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग आइसोलेटेड है, मतलब ग्रेविटी वगैरह नहीं सोचना है हम लोगों को। हॉरिजॉन्टल XY प्लेन अलोंग द x एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, लेकिन फिर ये आइसोलेटेड कह दिया तो हमें अबव द ग्राउंड यहाँ पे कुछ जी वो नहीं लेना है, mg नहीं लगाना है जी। इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस m/4 एंड 3m/4 एट इंस्टेंट लेटर। द इंटरनल फोर्स से टूटा है, तो सेंटर ऑफ मास अगर x में चल रहा था तो वो x में ही चलता रहेगा, ध्यान रख रहे हैं ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x में था तो x में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनल फोर्स से टूटा है, और कुछ देर बाद जो है ना, स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है ये y में 15 है। स्मॉलर फ्रेगमेंट कितना है, तो m/4 का y में 15 है, तो जाहिर सी बात है जो एक दूसरा फ्रेगमेंट है उसको माइनस y में आना ही होगा, और माइनस y में कितना आना होगा यही पूछ रहा है, ठीक है ना, नीचे आना ही होगा, और वो है नीचे में कितना, तो 3m/4 जल्दी से करें, कुछ नहीं, ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, इतने कह रहा है, देख रहे हैं ना, हिस्सा 1/4 ले रहा है, तो इसलिए इसका भी उस हिसाब से मैंने एक आइडिया लगा दिया। एनीवेज आप इस कहेंगे कि ये -y का वैल्यू निकाला जाए, तो एनीवेज आप 3m मैग्नीट्यूड को लेके इतना बराबर इतना लिखे, 3m/4 इंटू ये वाला y जो आया है वो इज इक्वल टू m/4 इंटू उधर का आया है 15। m/4 काटिए, ये जो y नीचे की तरफ आ रहा है जो कि निगेटिव होगा वो हो जाएगा 15/12। m/4, अरे 4 से 4 कट चुका है, पाँच जो इंट्यूशन कहता था आपका, आंसर भी वैसे ही आ रहा है, क्योंकि दिख रहा था कि एक तरफ वो 15 होगा तो एक तरफ पे छोटा आएगा संख्या, और छोटा में देख रहे हैं ना ये 5 ही था और उसको माइनस होना था, इसलिए आंसर पहले दिख गया आपको। चलिए, मैन है, मास m, प्लैंक पे चढ़ रहा, क्या कहते हैं, चल रहा है, और वो भी m का है, रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लैंक विद स्पीड u रिलेटिव टू द प्लैंक। ध्यान रखिए, तो जो ग्राउंड से है, ग्राउंड से अगर देख रहे हैं तो उसके लिए क्या मामला आएगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा। अगर ये चल रहा है इधर u से, तो चूंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है स्मूथ पे, तो सेंटर ऑफ मास जहां था पहले वहीं पे होना होगा अभी,
चूंकि ये इंटरनल फोर्स से मूव कर रहा है, एक्सटर्नल तो है नहीं। अगर हम इस आदमी को और इस लकड़ी को एक सिस्टम माने तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह से आपको इशारा कर रहा है। तो उनका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड वाले के लिए कहेगा कि भाई वो तो रेस्ट में था पहले भी, अभी भी रेस्ट में है, ठीक है ना। अब आइए, तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनल फोर्स से अगर ये इधर यू से चल रहा था तो इधर ये कुछ वेलोसिटी से ये पीछे भागेगा, तब ना वहीं आएगा मामला, वहीं आएगा मामला, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड ग्राउंड, ठीक है ना, किसका, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वो आप कहेंगे वो यू, तो वो चला लेकिन भी पीछे लकड़ी घसक गया, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी होगा आदमी का। क्लियर। आगे कह रहा है द स्पीड ऑफ द मैन रिलेटिव टू द ग्राउंड इज, अच्छा यही पूछ रहा है, u माइनस वी ही पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये कि अब इंटरनल फोर्स में क्या कहेंगे आप कि जितना मोमेंटम पॉजिटिव आया उतना ही मोमेंटम नेगेटिव होगा। m1 v1 प्लस m2 बराबर m2 v2 इज इक्वल टू 0 करना होगा। पिछले ही क्वेश्चन में बात किया हम, ठीक है ना। तो दोनों को का मैग्नीट्यूड बराबर करना होगा। तो चलिए, आदमी का m है u माइनस वी, इसका एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक। एक का है मास और उसका वेलोसिटी है v। जल्दी से कर दीजिए, बराबर m u माइनस एम वी इज इक्वल टू एम वी। उधर ले जाइए 2 mv इज इक्वल टू एम यू, इसलिए v बराबर u बाई 2, ठीक है ना। प्लैंक जो है वो आदमी जो u से चल रहा था, तो प्लैंक u बाई 2 से पीछे जा रहा होगा प्लैंक। तो ये प्लैंक का भी आपसे पूछता तो u बाई 2 आंसर होता। जरा देखिए, तो वो कह रहा है नहीं आदमी का बताइए वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, तो यो u माइनस भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप वो दिख रहा होगा कि चूंकि ये u बाई 2 आया था, u माइनस u बाई 2, वो भी u बाई 2 ही आ जाएगा। लेकिन एनीवेज मेथड ऐसे होगा क्योंकि कभी वैल्यू अलग अलग दे दे तब। तो नाउ एक्चुअल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड किसका, ऑफ मैन, वो कितना आया था, तो कहिएगा u माइनस वी। u तो u है, v कितना आया है, तो u बाई 2 आया है, तो u माइनस u बाई 2, तो ये भी हो गया u बाई 2 आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। शेल ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी, ठीक है, आके टक्कर मारा कैपिटल M वाले वेज को। ठीक है, इसकी वजह से वेज जो है पीछे की तरफ चलने लगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। लेकिन शेल जो है टकराने के बाद XY प्लेन में किसी वेलोसिटी से लौटा, ठीक है ना। टकराने के बाद कुछ उसका वेलोसिटी, टकराने के बाद कुछ इधर हो सकता है। एनीवेज इसके पास जो वेलोसिटी आएगा उसके पास x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। क्लियर। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का जोड़ के सिर्फ इसके मोमेंटम के बराबर था और वो x डायरेक्शन में था, निगेटिव x में था, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम होते तो नया मोमेंटम भी सिर्फ दोनों का जोड़ के x में ही आना पड़ता। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ कि ये तो चलने लगा x में और ये चल रहा है x और y दोनों में, x और y दोनों में। इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम किया है। इसका मतलब है कि ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। और वो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, जैसे इसको इसी ने टक्कर मारा, ठीक है ना,
तो ये इसको स्लैब को आगे भी बढ़ाना चाहेगा टक्कर में और नीचे भी दबाना चाहेगा क्योंकि आप दिख रहा है ना यहाँ, ये इसका सरफेस का इस एंगल पे मार रहा है ये, तो नीचे दबा रहा होगा तो धरती वापस उसको ऊपर फोर्स लगा देगा, तो इसके पास वाई डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें आप एक्स में कर सकते हैं क्योंकि वाई में धरती फोर्स लगाया है, उसके वजह से फिर इस वेज ने फोर्स लगाया है किस पे, मास पे, इसलिए इसके पास एक्स और वाई दोनों में कंपोनेंट आ रहा है। तो केवल आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप बात कर सकते हैं अगर सिस्टम के आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है। थ्री एम मास है, 3 बराबर टुकड़े में टूटे हैं, 2 फ्रैगमेंट जो है वो जे और आई में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इधर भी वी है और इधर भी वी है, एम एम एम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट इज, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनको बोलना था ये बात कि जो 3m है ना ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो सबको जोड़ के फिर 0 होना है। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 फ्रैगमेंट का दिया है, इनको जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, कितना आएगा, v√2, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसको बैलेंस करना होगा, किनको, उल्टा भाग के तीसरे टुकड़े को, ठीक है ना। तो इसलिए तीसरे टुकड़े का वेलोसिटी दोनों के अपोजिट वाला मामला आ जाएगा। तो इधर v होगा, ठीक, इधर -j और इधर -i, कितना, 1 1, क्योंकि v आप बाहर ले लिए तो अंदर में 1 1। तो देख रहे हैं ना ये v√2 दिखाई दे रहा होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1² + 1 होगा √2, तो ये v√2 है, लेकिन किधर है, तो इसके उल्टा है, तो इसलिए -i -j। क्या मैंने अप्लाई किया, क्योंकि इसने स्प्लिट किया है तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स से मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का कम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ज्यादा। स्टेशनरी रेस्ट में है बॉम्ब और वो ब्लास्ट किया 2 टुकड़े में 3 kg और 1 kg का, ठीक है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि ये और भी जगह आएगा। खास बात है मॉडर्न फिजिक्स में भी, जब आप बीटा डी के पढ़ रहे होते हैं, अल्फा डी के पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह की बात वहाँ पे पूछी भी जा सकती है और पूछी जाती है। आइए यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि अगर इंटरनल फोर्स से 2 टुकड़े में टूटा है तो इनको एक तो हमेशा अपोजिट भागना होगा, तो जिधर जितना m1 v1 माइनस में है, इधर m2 v2 उतना प्लस होना ही पड़ेगा। मतलब मोमेंटम ऑफ 1 बराबर मोमेंटम ऑफ 2, इसलिए ये p तो वो भी p, ठीक है ना। तो p1 रहने दीजिए, p1 बराबर p2। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिश्ता है, तो एक तो मोमेंटम वाला इसी में कुछ क्वेश्चन पूछ देगा तो ये बना दीजिएगा, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता क्या होता है, तो कहिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² / 2m, इसलिए p बराबर हो जाता है √2m k। तो इसको अब उठा के यहाँ ले आएंगे और कहेंगे √2 m1 k1 के काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखिएगा, और √2 m2 k2। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक। m1 k1 बराबर m2 k2, इसलिए k1/k2 बराबर m2/m1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है नेचर का कि काइनेटिक एनर्जी यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जो हल्का वाला मास होगा ना वो ज़्यादा एनर्जी लेके भागेगा। काइनेटिक एनर्जी बीटा डीके और अल्फा डीके में तो हालत ये होती है कि वो लोग इतने हल्के होते हैं न्यूक्लियस के सामने कि लगभग सारा एनर्जी लेके भाग जाते हैं। अल्फा तो तब भी कुछ देता है न्यूक्लियस को, ठीक है ना। बीटा तो लगभग सारा ही लेके भाग जाता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है।
इसलिए बीटा जब निकलता है तो न्यूक्लियस लगभग वहीं पे पड़ा रह जाता है, अल्फा निकलता है तो थोड़ा पीछे की तरफ धक्का लगता है, जिसको कि आप रिकॉइल स्पीड भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? रिकॉइल स्पीड। ठीक, एनीवेज ये ध्यान रखेंगे, अपोजिट में लेके चल रहा होगा। तो आइए अब काइनेटिक एनर्जी टोटल दे रहा है 24,400 जूल, तो इसका मतलब K1 प्लस K2 बराबर 2400 दे दिया। स्मॉलर पार्ट इज, स्मॉलर वाले का कह रहा है। ठीक, तो आप किसको भारी और हल्का लेना चाहेंगे? चलिए 1 को छोटा ले लीजिए, 2 को भारी ले लीजिए। तो 1 को छोटा, 2 को भारी, तो 1 अगर छोटा है तो 2 को आप गायब करना चाहते हैं, तो इसलिए K2 बराबर 2400 माइनस K1 लिख देंगे और यहाँ पे कर डालेंगे। K1 बाई 2400 माइनस K1 बराबर, ठीक, हल्के वाले को M1 लिए हैं, उसका मास K1 ले रहे हैं, तो हल्का वाला नीचे में M1 कितना है? 1, ऊपर में कितना? 3। आइए तो K1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 दिया 72, 48 72, तो 7200 माइनस 3K1, उधर आइए तो 4K1 इज इक्वल टू K1 बाई 4। ठीक, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 4 इकाई 4, 3 हुआ, 4 अठे 32, 1800। तो दिख रहा है 2400 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि 2400 में बड़े वाले के पास 600 ही आ रहा है, छोटे वाला जो है 1800 लेके गया। क्वेश्चन नंबर 34 में गोला निकला तोप से, और ठीक है, वी वेलोसिटी से निकला और एंगल थीटा से, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था तो 2 टुकड़े में टूट गया और एक टुकड़ा वापस उस तोप के पास आ गया। ठीक है ना, तो दूसरे पीस का उस समय का वेलोसिटी बताइए जिस समय ये टूटा। तो क्वेश्चन बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट ला दिया। वो ये होता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे है, मास m था, तो उस समय सिर्फ एक ही वेलोसिटी इधर होता है, v cos थीटा, क्योंकि y उस समय हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो चुका रहता है, वेलोसिटी y vy, और वो फिर घटना शुरू होना होता है, तो वहाँ पे y 0 होगा, केवल x कंपोनेंट होगा, और वो कितना होता है? तो कहिएगा v cos थीटा होता है। ठीक है ना, अगर मास m था तो m भी cos थीटा हो जाएगा। मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फटाफट ये चीज बनेगा। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब था, ठीक उस समय टूटा, तो टूटने के पहले का मोमेंटम p इनिशियल आप कहेंगे m भी cos थीटा। ठीक है ना, जस्ट टूटा, टूटने के बाद ये जिस वेलोसिटी से वो आधा टुकड़ा सब के सब चल रहा था सेम वेलोसिटी से, एक उसके अंदर 2 टुकड़ा इमेजिन कर लीजिए, तो दोनों टुकड़ा चल रहा था उसी से, बात खत्म। अब एक टुकड़ा जो है वो पीछे आ गया, v cos थीटा से पलट गया वो, तो उसका उस समय का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो माइनस और उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी तो यही हो जाएगा, उलट देना है। ठीक, तो दूसरे वाले का मोमेंटम दोनों का जोड़ के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना होगा। तो आप कहेंगे जो P फाइनल होगा वो हो जाएगा, अगर वो जो आगे जा रहा था m/2, ठीक है ना, और उसका v डैश कुछ होगा जो कि पूछ रहा है, वो पॉजिटिव है तो मैंने प्लस रहने दिया। ये जो लौट गया है ये निगेटिव है,
-m/2 और उसका वेलोसिटी वही होना होगा जो उस समय था। कितना होना होगा? तो v cos थीटा। ठीक जा रहे हैं? तो चूंकि ये इंटरनल फोर्स से ब्लास्ट हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम करना है। तो चलिए किया जाए। इनिशियल हो गया mv cos थीटा, फाइनल हो गया m/2 बाहर ले लीजिए v डैश माइनस v cos थीटा। m से m काटिए, 2 उधर चला जाएगा तो 2v cos थीटा इज इक्वल टू v डैश माइनस v cos थीटा। इसलिए v डैश इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 3v cos थीटा, 3v cos थीटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया सेंटर ऑफ मास का। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे कॉलिजन, टक्कर कराएंगे, होगा टक्कर जोरदार। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।